इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड और उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज के बारे में। फ्रॉइड 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल व्यक्तियों में से एक रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है। बहुत सारे लोग फ्रॉइड की थ्योरीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, लेकिन फ्रॉइड ने जो बातें कही है वो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देती है। इस वीडियो में हम फ्रॉइड की सारी बातों को, सारी थ्योरीज को शॉर्ट में कवर करने वाले हैं, ताकि आपको फ्रॉइड को समझने के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। हालांकि फ्रॉइड ने जो बातें कही है वो बहुत ज्यादा डीप और वास्ट है। उनके एक एक टॉपिक पर बुक्स लिखी जा चुकी है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको फ्रॉइड की कही गई बातों को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रॉइड साइकोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति लेकर आए और उन्हें साइको एनालिसिस का जनक माना जाता है। उनकी थ्योरी से आज भी हम ह्यूमन थॉट्स और बिहेवियर को समझ सकते हैं। फ्रॉइड ने हमें सिखाया कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इम्पैक्ट कितना डीप होता है और कैसे ये हमारी डेली लाइफ और पर्सनालिटी को आकार देता है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, रिएक्ट करते हैं या किसी घटना पर हमारा ओपिनियन देते हैं, तो इसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक अहम भूमिका निभाता है। ये न केवल हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी, हैबिट्स और व्यवहार में भी इम्पोर्टेंट होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें छुपी हुई होती है, उनकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी और हैबिट्स डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बचपन में निग्लेक्टेड महसूस करता है, तो वो भावनाएं उसके सबकॉन्शियस माइंड में छिपी रहती है और बड़े होने पर यह व्यक्ति एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है या वो दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखाता है। आज इस वीडियो में हम फ्रॉइड के ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल्स के साथ सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रॉइड के साइको एनालिसिस और सबकॉन्शियस माइंड से। फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस करके एक टेक्निक बनाई जिसे टॉकिंग क्योर कहा जाता था। इसका मतलब यह है कि थेरेपिस्ट अपने पेशेंट से बातचीत करके पेशेंट के सबकॉन्शियस में छिपे हुए थॉट्स, फियर्स और डिजायर्स को एक्सप्लोर करता था। फ्रॉइड के अनुसार हमारा माइंड 3 लेवल्स पे काम करता है। फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसके बारे में हम अवेयर रहते हैं, जैसे कि आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। देन सेकेंड इज प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड मतलब जो इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर्ड है और जिसे हम जरूरत पड़ने पर याद करते हैं। एंड थर्ड इज सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे हिडन डिजायर्स, फियर्स और इम्पल्सेस का घर है और यही सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वो प्रेजेंटेशन देने के दौरान आप एक ही वर्ड गलती से बार बार रिपीट करते हैं। यह आपकी असली चिंता या डर को दिखाता है। इसे फ्रॉइडियन स्लिप भी कहा जाता है। जैसे अगर आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेकर नर्वस है तो आप गलती से बोल दोगे आई फील कॉन्फिडेंट। Feel free to have some grapes. आप यहाँ पे फील बोलना चाहते थे, लेकिन आपने गलती से फियर बोल दिया, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में घबराए हुए हो। और यही फ्रॉइडियन स्लीप्स आपके असली डर को रिवील करता है। फ्रॉइड के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें इशारों में हमारी सच्चाई को दिखाता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉइड और ड्रीम्स के बारे में। अब फ्रॉइड ने ड्रीम एनालिसिस पे बहुत लंबी चौड़ी किताब लिखी है और ये बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो हम इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रॉइड ने कहा कि सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी इच्छाओं और फियर्स को दिखाते हैं। उन्होंने इसे विश फुलफिलमेंट का जरिया बताया। सपनों को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा। फर्स्ट इज मैनिफेस्ट कंटेंट। ये सपने हमें जगने के बाद भी याद रहते हैं और इन सपनों को हम सीधे तौर पर समझ सकते हैं। ये एक प्रकार के सरफेस लेवल के ड्रीम्स होते हैं। और सेकंड होता है लेटेंट कंटेंट। तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर जो चीजें दबी हुई है वो लेटेंट कंटेंट के जरिए तुम्हारे ड्रीम्स में आती है। ये ड्रीम्स सिंबॉलिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहाड़ पे चढ़ना आपके करियर गोल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर कोई इंसान सपने में पानी में डूब रहा है तो इसका लेटेंट मीनिंग हो सकता है कि वो इंसान अपने इमोशंस में ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा है। फ्रॉइड ने हमारे माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज इड।
ये हमारे डिजायर्स और इंस्टिंक्ट्स का हिस्सा है। ये हमेशा प्लेजर चाहता है और इमीडिएट सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। ये इरेशनल और इम्पल्सिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चॉकलेट चाहिए लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपका ईड आपको बोलेगा कि अभी ये चॉकलेट खा लो, हम बात का बाद में देख लेंगे। ये हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स को दिखाता है। इड एक छोटे बच्चे की तरह होता है जो किसी की परवाह नहीं करता। अगर उसे भूख लगी तो वो खाना खाता है, उसे पॉटी आई तो जहां पे वो बैठा है वहीं पे पॉटी कर देता है। वो अपने इंस्टिंक्ट्स पे जी रहा है। दैट इज इड। देन इड के ऊपर होता है ईगो। ये इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाए रखता है। ईगो लॉजिकल और रैशनल डिसीजंस लेता है। ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी ये परिस्थिति को समझकर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोजता है। फॉर एग्जाम्पल, ईगो आपको समझाएगा कि आप थोड़ी सी चॉकलेट खा सकते हैं लेकिन पूरी नहीं। ये आपको प्लेजर और हेल्थ के बीच में बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हो तो ईगो आपको बोलेगा कि 4 लोग देख रहे हैं तो तुम ये गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लोगों ने तुम्हें ये गलत काम करते देख लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, या फिर ये काम करने से तुम्हें पाप लगेगा। दैट इज ईगो। और ईगो के ऊपर होता है सुपर ईगो। ये मॉरल्स और एथिक्स का हिस्सा होता है। ये हमें गिल्ट और शेम का एहसास कराता है। ये हमें सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए प्रेरित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चॉकलेट खा ली तो आपका सुपर ईगो आपको बोलेगा कि तुमने डाइट तोड़ दी, ये गलत चीज है। सुपर ईगो हमें सही और गलत का एहसास कराता है। अगर कोई गलत काम करने जा रहा है तो सुपर ईगो ये नहीं बोलेगा कि लोग देख रहे हैं। सुपर ईगो ये नहीं बोलेगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। सुपर ईगो तुम्हें वो काम करने से मना करेगा क्योंकि वो काम एथिकली या मॉरली गलत है। और ये इड, ईगो और सुपर ईगो हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल्स होते हैं, जहाँ पे इनिशियली इंसान के सारे एक्शंस इड से प्रेरित होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके पहले ईगो के लेवल पे आता है और उसका एम होना चाहिए सुपर ईगो के लेवल पे जाना। फ्रॉइड के हिसाब से हमारे अंदर 2 मेन ड्राइव्स होती है। फर्स्ट इज लाइफ ड्राइव, जिसे उन्होंने इरोस कहा है, एंड सेकंड इज डेथ ड्राइव, जिसे उन्होंने थैनेटोस कहा है। ये दोनों ड्राइव्स हमारे बिहेवियर और इच्छाओं को शेप करती है और इनका एक बैलेंस हमारी मानसिक स्थिति को अफेक्ट करता है। लाइफ ड्राइव हमारी सर्वाइवल, प्लेजर और रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। इरोस हमें जिंदगी जीने, दूसरों से जुड़ने और नए अनुभव की तलाश में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। इसका मकसद होता है सर्वाइवल और प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाना ताकि हम जिंदा रह सके, रिश्ते बनाना जैसे दोस्ती या प्यार जो हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं, या किसी नई चीज को सीखना जो हमारी ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इरोस का गोल होता है हमारे लाइफ का प्लेजर लेना और अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा फुलफिलिंग बनाना। देन नेक्स्ट इज डेथ ड्राइव। ये डिस्ट्रक्शन और एग्रेशन से जुड़ी हुई है। इस ड्राइव का मतलब है उन टेंडेंसीज का होना जो जीवन के बजाय विनाश और आक्रामकता की ओर खींचती है। फ्रॉइड ने कहा था कि हम सब के अंदर एक अंदरूनी अर्ज होती है जो हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है, और ये ड्राइव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जैसे कि अग्रेशन और सेल्फ हार्म को जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पे गुस्सा करना या अननेसेसरीली वायलेंट होना या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों में फंसे रहना। फॉर एग्जाम्पल, नशा करना। इसमें एक तरह की इंटरनल अर्ज होती है जो लाइफ को खत्म करने की तरफ ले जाती है। फ्रॉइड कहते हैं कि इन दोनों ड्राइव्स का लगातार एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। अगर इन दोनों के बीच बैलेंस बना रहे तो हम मेंटली हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक डोमिनेट करने लगे तो हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फ्रॉइड ने कहा कि हमारी पर्सनैलिटी चाइल्डहुड के 5 स्टेजेस में डेवलप होती है। इन 5 स्टेजेस में हर एक स्टेज का एक फोकस एरिया होता है, यानी कि हर एक स्टेज शरीर के एक हिस्से से जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, माउथ, एनस, जेनाइटल्स। और उस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चे का सारा ध्यान उसी हिस्से पर केंद्रित होता है। फ्रॉइड के अनुसार अगर किसी स्टेज में किसी प्रकार का प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये व्यक्ति के पर्सनैलिटी में फिक्सेशन पैदा कर सकता है। इस फिक्सेशन का मतलब है कि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर स्टेज पर अटक जाता है और उसकी कुछ विशेषताएं या आदतें
पूरी जिंदगी उस व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसमें फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज। इस स्टेज का पीरियड होता है 0 to 1 ईयर और इसका फोकस एरिया होता है मुंह यानी कि माउथ। इस स्टेज में बच्चा अपने मुंह का इस्तेमाल कंफर्ट और प्लेजर पाने के लिए करता है। बच्चा चूसने, खाने या अपने मुंह से ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करता है और इसी चीज में वो कंफर्ट पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है तो अपने माँ के दूध से या फिर पैसिफायर से कंफर्ट पाता है, और अगर इस स्टेज में बच्चा कंफर्ट नहीं पाता तो इससे फिक्सेशन हो जाता है। इसका मतलब जब वो बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा होकर भी वो नेल बाइटिंग या फिर स्मोकिंग या फिर ओवर ईटिंग जैसी हैबिट्स को डेवलप कर सकता है। सेकेंड इज एनल स्टेज। ये बच्चे में 1 से 3 वर्ष के आयु तक दिखाई देती है और इसका फोकस एरिया होता है एनस, टॉयलेट ट्रेनिंग और सेल्फ कंट्रोल। इस स्टेज में बच्चा अपनी बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करना सीखता है। इसी उम्र में बच्चे को डिसिप्लिन और बाउंड्रीज का कंसेप्ट समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स बच्चे को स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रेन करते हैं तो बच्चा परफेक्शनिस्ट और ओवरली क्लीन यानी कि एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी बन सकता है। और अगर उस बच्चे की ट्रेनिंग लूज हो तो बच्चा मेसी और केयरलेस हो सकता है। थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज। ये बच्चे में 3 से 6 साल के बीच में दिखाई देती है और इसका फोकस एरिया होता है जेनिटल्स। फ्रॉइड कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चा अपनी जेंडर आइडेंटिटी और पेरेंट्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट डेवलप करता है। अब ये बात बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। फ्रॉइड कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चा अपने ऑपोजिट जेंडर के पेरेंट्स के प्रति अट्रैक्शन फील करता है। इसे हम एडिपस कॉम्प्लेक्स से समझ सकते हैं। इस स्टेज में लड़के अपनी माँ से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और वो अपने पिता को अपना कंपटीशन मानते हैं, और लड़कियां सेम अपने पिता के साथ महसूस करती है। फ्रॉइड कहते हैं कि अगर इस स्टेज में बच्चे को अपने माता पिता से इमोशनल रूप से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो फैलिक फिक्सेशन हो सकता है। इसकी वजह से जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें सेल्फ स्टीम की कमी दिखाई देती है, उसमें यौन समस्याएं हो सकती है या फिर मैस्कुलिनिटी या फिर फेमिनिनिटी से जुड़ी हुई इनसिक्योरिटीज दिख सकती है। देन फोर्थ स्टेज है लेटेंसी स्टेज। ये स्टेज 6 साल की उम्र से प्यूबर्टी तक चलती है और इसका फोकस एरिया होता है सोशल स्किल्स और हॉबीज। फ्रॉइड कहते हैं कि इस स्टेज में प्रीवियस स्टेज की जो सेक्सुअल डिजायर्स होती है वो निष्क्रिय हो जाती है और बच्चे का ध्यान मुख्य रूप से सोशल नॉर्म्स को समझने में और नए दोस्त बनाने में होता है। इस स्टेज में बच्चा फ्रेंडशिप और पढ़ाई पे फोकस करता है। इस स्टेज में बच्चे की सेक्सुअल एनर्जी डोरमेंट रहती है और बच्चा अपनी स्किल्स और हॉबीज डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा इस स्टेज में टीम गेम्स खेलता है। फ्रॉइड कहते हैं कि इस स्टेज को आमतौर पर बिना किसी फिक्सेशन के पार किया जा सकता है, लेकिन यदि बच्चे की सोशल या एजुकेशनल लाइफ में कोई गहरी समस्या उत्पन्न होती है तो ये उनके सेल्फ स्टीम पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और इसमें फिफ्थ और लास्ट स्टेज होती है जेनाइटल स्टेज। ये प्यूबर्टी से लेके अडल्टहुड तक चलती है। इस स्टेज का फोकस होता है हेल्दी रिलेशनशिप्स और इंडिपेंडेंस। इस स्टेज में इंसान इमोशनली और सोशली मैच्योर रिलेशनशिप्स बनाना सीखता है, लेकिन इसके लिए पहले के जो 4 स्टेजेस है उनका सही से कंप्लीट होना जरूरी है। अगर चाइल्डहुड स्टेजेस सही से कंप्लीट हुई है तब भी कोई इंसान इमोशनली मैच्योर रिलेशनशिप्स बना सकता है और अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। फ्रॉइड ने कहा कि एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज करता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म्स तब एक्टिव होते हैं कि किसी स्ट्रेस, इनर कॉन्फ्लिक्ट या एंजाइटी का सामना करता है। ये मैकेनिज्म्स ऑटोमेटिकली और अनजाने में ट्रिगर होते हैं। इसे ऐसे समझो कि तुम्हारे दिमाग के प्रोग्रामिंग में तुमने कई सारे डेप फंक्शंस बना के रखे हैं और ये फंक्शंस तुम्हें अलग अलग सिचुएशंस में काम आते हैं। जब तुम्हें उन फंक्शंस की जरूरत पड़ती है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। तुम्हें इन फंक्शंस को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये फंक्शंस तुम्हारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म्स कॉन्शियस नहीं होते, यानी कि हमें इसका एहसास नहीं होता जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ हमारी साइकी का एक हिस्सा बनकर काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है जो उसे इमोशनली थ्रेटन करती है या उसके बिलीव्स और डिजायर से कॉन्फ्लिक्ट करती है तो सबकॉन्शियस माइंड इस स्थिति से बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म्स कई तरह के हो सकते हैं।
फर्स्ट इज रिप्रेशन। ये सबसे नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें व्यक्ति अपने अनवांटेड या पेनफुल थॉट्स और मेमोरीज को कॉन्शियस माइंड से सप्रेस कर देता है ताकि वो एंजाइटी से बच सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ कोई ट्रॉमेटिक घटना हुई है तो वो इंसान उस घटना को कॉन्शियसली भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो चीज हमारे अंदर दबी रहती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बचपन में अब्यूज का शिकार हुआ था तो वो उस घटना को कॉन्शियसली याद करने की कोशिश नहीं करता ताकि वो इमोशनली डिस्ट्रेस ना हो जाए, लेकिन ये सप्रेस्ड मेमोरीज अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और कभी कभी अनजाने में बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। देन सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म इज डिनायल। इसमें व्यक्ति रियलिटी को नकारता है, यानी जो कुछ हो रहा है या जो महसूस हो रहा है उससे मानने से वो इनकार करता है। यह मैकेनिज्म तब एक्टिवेट होता है जब व्यक्ति किसी अनप्लेजेंट ट्रुथ को स्वीकार नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है और उसे स्मोकिंग के डिसएडवांटेजेस का पता चलता है, लेकिन वो लगातार इस बात से इनकार करता है और वो ये बोलता है कि मुझे इससे कुछ नहीं होगा, मेरे लिए ये सब ठीक है, मैं दिन के 2 या 4 ही सिगरेट फूंकता हूँ, ऐसी बातें करके वो इंसान सच्चाई को नकारता है। दैट इज डिनायल। द नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। इसमें कोई व्यक्ति अपने खुद की अनवांटेड फीलिंग्स, इम्पल्सेस या थॉट्स को दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करता है, यानी जो खुद उसके अंदर होता है वो चीज वो दूसरों में ढूंढता है। प्रोजेक्शन के कई सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी में निगेटिव इमोशंस है तो उसे सारे लोग निगेटिव दिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो उसे सारे लोग आलसी दिखाई देंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे लगेगा कि सामने वाला मुझे गुस्से से देख रहा है, जबकि असल में उस व्यक्ति को खुद गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना खुद का गुस्सा दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। देन नेक्स्ट मैकेनिज्म इज रैशनलाइजेशन। ये डिफेंस मैकेनिज्म तब काम करता है जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों या अपनी नकारात्मक एक्शंस के लिए लॉजिकल और झूठा जस्टिफिकेशन देता है ताकि उसे गिल्ट महसूस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और फिर कहता है कि मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, या सब ऐसा ही करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये रैशनलाइजेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई व्यक्ति अपने गुस्से को या फिर अपने निगेटिव इमोशंस को ऐसे व्यक्ति के ऊपर रीडायरेक्ट करता है जो कि कम थ्रेटनिंग है। इसका मतलब हम हमारा फ्रस्ट्रेशन किसी और पर उतारते हैं जो ज्यादा डेंजरस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अपने बॉस से गुस्सा आता है तो वो अपने बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकता, तो आदमी अपने बॉस का गुस्सा अपने बीवी के ऊपर निकालता है क्योंकि बीवी उसके बॉस से कम पावरफुल है और बॉस जो उस आदमी का नुकसान कर सकता है, बीवी वो नुकसान नहीं कर सकती, ऐसा उसे लगता है। देन नेक्स्ट इज रिग्रेशन। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंस जाता है तो इससे बचने के लिए वो इंसान इमेच्योर बिहेव करने लगता है और इसकी वजह से उस इंसान को एक तरह का कंफर्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक अडल्ट इंसान की मेंटल स्टेट वीक हो जाती है तो वो बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है, जैसे गुस्से में टेंट्रम्स थ्रो करना या किसी इंसान को चिपक जाना, और ये सारी चीजें करने की वजह से उस इंसान को एक तरह का कंफर्ट फील होता है। और लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज सब्लिमेशन। ये एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे कोई व्यक्ति अपने डिस्ट्रक्टिव या सोशली अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस को एक सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटी में चैनलाइज कर देता है। ये मैकेनिज्म हमारे माइंड को शांत करने का एक तरीका हो सकता है जब हमें किसी इमोशनल स्ट्रेस को सही तरीके से एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। इसका एग्जाम्पल है, अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है तो वो उसे क्रिएटिव वर्क जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग या स्पोर्ट्स में चैनलाइज करता है, वजह कि उसे किसी और पर उतारने के। इन शॉर्ट, फ्रॉइड के अनुसार जब हम मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस का सामना करते हैं तो इन डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल अनकॉन्शियस माइंड हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए करता है। इसका मेन एम होता है हमें इमोशनल पेन से बचाना, लेकिन इन डिफेंस मैकेनिज्म्स की वजह से कई बार हमारा जो बिहेवियर है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है क्योंकि हम सच को स्वीकार नहीं करते और हम वास्तविकता से दूर भागते हैं। फ्रॉइड की थ्योरीज ने साइको एनालिसिस की दुनिया में एक नई सोच लाई। उनकी आइडियाज को कई बार क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उनका इम्पैक्ट आज भी थेरेपीज और ह्यूमन बिहेवियर को समझने में देखा जा सकता है। फ्रॉइड की ड्रीम एनालिसिस की टेक्निक आज भी यूज की जाती है,
और उनका डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइकोलॉजी और काउंसलिंग का हिस्सा है। फ्रॉइड की थ्योरीज हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारी अडल्ट पर्सनैलिटी को शेप करती है। फ्रॉइड की थिंकिंग हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और डिजायर्स को समझकर हम हमारी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। आई रियली थैंक यू अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चीज आपके लिए फ्री है लेकिन ये मेरे लिए एक एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करती है। अगर आप फ्रॉइड के किसी एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में लेक्चर चाहते हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।